एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इस वीडियो में हम मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कवर करेंगे और आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी? इट इज अ टैक्स लेविड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिनका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है, उन गुड्स पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि पे कौन करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स है तो इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर बाय अ रिटेलर और एन इंटरमीडियरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी ऐसे गुड्स खरीदते हैं जिनका मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ हो, तो जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो सारे टैक्स तो उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि एट द एंड पे कौन कर रहा है? कस्टमर। इसलिए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बाय अ रिटेलर और एन इंटरमीडियरी। नाउ दिस एक्साइज ड्यूटी इज गवर्न बाय टू सेट्स ऑफ एक्ट। पहला है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, दूसरा है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। Now, who is responsible for the collection of excise duty? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी with the introduction of GST. अब we all know that GST came into effect on 1st July 2017। अब जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें क्या था कि बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको एक करके सिंगल टैक्स बना दिया। इसलिए जीएसटी में क्या हुआ था? सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड, यानी कि मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। अब बहुत सारे टैक्स इसमें मर्ज किए गए थे, तो इसमें एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेड है, वैट भी इंक्लूडेड है यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस टैक्स भी जीएसटी के अंडर आ गया। लेकिन फिर भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी जो है अलग से लगता है। नाउ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट। कौन इंपोज करता है? तो यूनियन गवर्नमेंट इंपोज करता है बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, उसी के थ्रू ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को इंपोज करते हैं। 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी एंट्री नंबर 8 ऑफ लिस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि सारे गुड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन सब में क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगी। लेकिन देयर आर टू एक्सेप्शंस। दो चीजें ऐसी है जहां पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिकर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। दूसरा ओपियम यानी कि अफीम, इंडियन हेम्प यानी कि भांग, एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स इफ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। ये दो एक्सेप्शन है। ओके, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, हमने बीकॉम सेम 5 का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और बिजनेस लॉ, इन सब के रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इन जस्ट 2399 ओनली। सो टू लेवल अप योर प्रिपरेशन, डाउनलोड आवर ऐप नाउ, एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। Types of central excise duty. First one is basic central excise duty. It is levied under section 3 of Central Excise Act 1944. अच्छा, अब ये ड्यूटी किन गुड्स पर लगेगी? एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स का मतलब होता है गुड्स दैट आर सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, यानी कि ऐसे गुड्स जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइज गुड्स। और इन गुड्स का मेंशन कहां पे मिलेगा हमको? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के शेड्यूल 1 और 2। इसके शेड्यूल 1 और 2 में जितने गुड्स मेंशन्ड हैं, उन सब गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती है और उन्हीं को एक्साइजेबल गुड्स कहा जाता है। क्लियर? सो बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज लेविड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। अब ये गुड्स पर किस तरीके से लगेगी? तो जो एक्साइजेबल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू, वेट, वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी, यूनिट यानी कि नंबर, लेंथ और एरिया, इन सब के हिसाब से डिसाइड होता है कि उस पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगनी है। नाउ द रेट्स, जिस रेट पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो सारे रेट फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के।
क्लियर। और जो भी बेसिक एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन होता है वो कलेक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनके बीच में उन्होंने जो भी प्रोपोर्शन डिसाइड किया होता है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट इज additional excise duty. It is levied on all goods that are scheduled under section 3 of the additional duties of excise act of 1957, यानी कि additional duties of excise act 1957 के section 3 में जितने भी goods mention हैं उन सब goods में additional excise duty लगता है। दिस टैक्स इज शेयर, अगेन ये टैक्स भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो जाता है, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो, एंड इज लेविड इंस्टेड ऑफ सेल्स टैक्स। और ये जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो सेल्स टैक्स के बदले में लगता है, तो इंस्टेड ऑफ सेल्स टैक्स एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इंपोज किया जाता है। थर्ड इज स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज अंडर सेक्शन 37 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1978। Special excise duty is levied on all excisable goods that come under taxation in line with the basic excise duty। तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी की तरह ही होती है, और फाइनेंस एक्ट 1978 के सेक्शन 37 के हिसाब से सारे एक्सरसाइजेबल गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। लेकिन फर्क क्या है, जैसे जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है वो तो हर साल लगती है, लेकिन स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हर साल नहीं लगती। Therefore, each year the Finance Act spells out that whether the special excise duty shall or shall not be charged। तो हर साल ये जो फाइनेंस एक्ट है ये डिक्लेयर करता है, स्पेल्स आउट यानी कि डिक्लेयर करता है कि इस साल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगानी है या नहीं। क्लियर। दिस ड्यूटी इज लेविड एट द रेट्स। इसका जो रेट्स है वो किसमें स्पेसिफाई है, तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। However, नोटिफिकेशन नंबर, लेकिन क्या होता है 1 मार्च 2006 में एक नोटिफिकेशन आता है, exempts all goods falling under second schedule from the whole of special excise duty। अभी हमने देखा था कि एक्सरसाइजेबल गुड्स फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल में है 1985 के एक्ट में, तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो सेकेंड शेड्यूल है ना, सेकेंड शेड्यूल के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सारे गुड्स को स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि अब उन गुड्स पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हैज बीन मर्ज्ड विद द बेसिक एक्साइज ड्यूटी, यानी कि अब ज्यादातर क्या होता है कि स्पेशल और बेसिक एक्साइज ड्यूटी को मर्ज करके सीधा एक सिंगल ड्यूटी लगा दी जाती है। ओके। Fourth one is National Calamity Contingent Duty, NCCD. It is levied as a duty of excise on certain manufactured goods specified under 7th Schedule of Finance Act 2001। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2001 के 7th शेड्यूल में जितने मैन्युफैक्चर गुड्स स्पेसिफाइड हैं उन गुड्स पर ही नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी लगती है। दिस ड्यूटी इज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेनिश नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट फंड। तो ये ड्यूटी का जो भी पैसा है ये ड्यूटी गवर्नमेंट ने इसलिए लगाई ताकि वो नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट फंड को रेज कर सके या रिप्लेनिश यानी कि उसको फिल अप कर सके, और इसी फंड का नाम बाद में जाके चेंज कर दिया जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि NDRF। ओके। अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी लगती है, तो पान मसाला, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, टोबैको, वेरियस वेराइटीज ऑफ जर्दा और टोबैको, पेट्रोलियम, ऑयल, पॉलिस्टर, yarn, certain passenger vehicle, etc. are subject to NCCD। Okay. Now, fifth one is additional duty of goods of special importance. It is levied under Additional Duty of Excise Goods of Special Importance Act 1957। इस एक्ट के अंदर इस ड्यूटी को चार्ज किया जाता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस goods of special importance has been merged with again basic excise duty। ज्यादातर इस ड्यूटी को बेसिक एक्साइज ड्यूटी के साथ मर्ज करके एक सिंगल ड्यूटी चार्ज कर दी जाती है। फिर अगेन 1 मार्च 2006 को नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये उन्होंने बोला कि फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम द एडिशनल ड्यूटी गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, यानी कि जितने भी एक्साइजेबल गुड्स हैं उनको एडिशनल ड्यूटी ऑफ गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये ड्यूटी अब इम्पोज नहीं होती है। ओके। सिक्स्थ, एडिशनल ड्यूटी ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स।
So this duty is levied under Section 3 of Additional Duties of Excise, टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स एक्ट 1978। इस एक्ट के अंडर इस ड्यूटी को लेवी किया जाता है। दिस ड्यूटी इज चार्जेबल ऑन द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी चार्जेबल अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। क्या मतलब हुआ कि जिन गुड्स पर ये ड्यूटी लगती है सबसे पहले उन गुड्स पर जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है वो लगा देते हैं, और इस एक्ट के अंडर उस पर्टिकुलर गुड्स पे जितनी भी एक्साइज ड्यूटी लगनी होती है वो सारी इम्पोज करने के बाद जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट पर जो एडिशनल ड्यूटी लगेगी दैट इज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स ड्यूटी। ओके, अगेन 9th of July 2004 notification comes and it exempts all the goods from the levy of additional duty of textile and textile articles, यानी कि 2004 के बाद ये ड्यूटी को भी हटा दिया जाता है। नेक्स्ट इज एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मिनरल प्रोड्यूस। तो इट इज लेविड अंडर मिनरल प्रोडक्ट्स एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एक्ट 1958। इस एक्ट के अंडर इस ड्यूटी को लेवी किया जाता है। 8th वन इज एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। दिस इज लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955। इस एक्ट के अंडर ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एडिशनल ड्यूटी इम्पोज की जाती है। ओके, 9th is additional duty of excise या surcharge. An additional duty of excise by way of surcharge has been levied on pan masala and certain specified tobacco products under section 35 of the Finance Bill 2005 to finance the National Rural Health Mission. अच्छा, अब ये पॉइंट समझाने से पहले आपको एक डिफरेंस बताना है। जैसे टैक्स हो गया, सरचार्ज और सेस। ओके, टैक्स वर्सेस ये दोनों। तो टैक्स सरचार्ज इन दोनों में क्या फर्क है? जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। क्लियर? जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। सरचार्ज और सेस भी एक तरीके से टैक्स ही हैं, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे कि अगर यहाँ गवर्नमेंट ने सरचार्ज लगाया तो जो भी पैसा आएगा वो किस में जा रहा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए ये टैक्स लगाया गया है। सेस की हम बात कर लें तो नेक्स्ट में यही है कि जैसे क्लीन एनवायरनमेंट सेस, सेस यानी कि अब सेस के थ्रू जो भी पैसा आएगा वो किस में जाएगा? नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जाएगा। तो यहाँ पे सरचार्ज और जो सेस है उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। क्लियर? और टैक्स का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट चाहे जब उसका पर्पस पूरा हो जाए तो सरचार्ज या सेस को वो हटा भी सकती है। ओके, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक ही है, दोनों का स्पेसिफिक पर्पस तो होता है, लेकिन जो पैसा सरचार्ज से आया है वो गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक पर्पस के अलावा भी कहीं यूज कर सकती है। क्लियर? और जो पैसा या जो फंड सेस के थ्रू कलेक्ट किया गया है उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट पर्टिकुलर सिर्फ उस पर्पस के लिए ही यूज करेगी, उसके अलावा वो उसको यूज नहीं कर सकती। ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फाइनेंस बिल 2005 का सेक्शन नंबर 85 क्या कहता है कि ये जो एडिशनल ड्यूटी है एक्साइज की गवर्नमेंट चार्ज कर रही है सरचार्ज की तरह, क्योंकि इसका जो भी पैसा है वो किस में जाएगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। दिस एडिशनल ड्यूटी विल बी चार्ज एट प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक रेट्स ऑन सिगरेट्स। जो सिगरेट है उस पर तो रेट कैसा है? स्पेसिफिक रेट्स मेंशन है, एंड एट अ रेट इक्वल टू 10% of the aggregate of normal rates of excise duty payable on pan masala and other tobacco products। यानी कि सिगरेट पे तो रेट स्पेसिफाइड है, उसके अलावा जो दूसरे पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर सबसे पहले तो जितनी भी एक्साइज ड्यूटी लगनी होगी नॉर्मल वाली वो सारी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर देंगे। उसके बाद उस ड्यूटी का जो अमाउंट आएगा उसका 10% और उसमें ऐड करेंगे। ओके, इस तरीके से पान मसाला और अदर प्रोडक्ट्स में ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है। बाकी सिगरेट का तो जो रेट है वो स्पेसिफाई है। 10th is clean energy cess. The clean environment cess, formerly known as clean energy cess, was a tax on coal produced in India and imported to the country। तो ये जो सेस लगता है ये
कोल पर लगता है, ऐसे कोल जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ हो और दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री उस कोल को इंपोर्ट करा रही है। The cess was levied by the government of India in 2010 under section 83 of Finance Act as a duty of excise on goods specified in the 10th schedule। तो 10th schedule में जो भी goods mention है उसके हिसाब से सेस लगाया जाता है। सिंस कब से लगाया जा रहा है? 2010 से, अंडर सेक्शन 83 ऑफ फाइनेंस एक्ट। The cess was collected when raw coal, raw ignite and raw peat, ये सारे कोल के टाइप्स हैं, raw coal, raw ignite and raw peat। जब कोल रिमूव फ्रॉम माइंस टू फैक्ट्री, यानी कि जब कोल को माइन से फैक्ट्रीज में शिफ्ट किया जाता है उस टाइम पर ये सेस इम्पोज होता है। द सेस वॉज इंक्रीज 3 times, और अभी तक इस सेस को 3 बार इंक्रीज किया गया है। 2010 में इट वॉज 50 रुपीज पर टन, 2015 200 रुपीज पर टन एंड 2016 में 400 रुपीज पर टन। ओके, और जितना भी सेस का पैसा है वो कहां पर जाता है? इट इज यूज्ड टू फंड नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, NCEF। ओके, क्योंकि सेस है तो इसका स्पेसिफिक पर्पस होगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन सेस ऑन एक्साइज ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 of Finance number 2 Act 2004, education cess is an excise duty that must be computed on the aggregate of all excise duty including a special excise duty or other excise duty but not including education cess of excisable goods। यानी कि जिन गुड्स पर भी एजुकेशन सेस लगना है, सबसे पहले उन गुड्स पर जितना भी दूसरी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करेंगे उसका पहले हम टोटल कर लेंगे। क्लियर? जितनी भी एक्साइज ड्यूटी है सबसे पहले वो इम्पोज होगी, फिर उन ड्यूटीज का जो अमाउंट आएगा उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इस तरीके से एजुकेशन सेस को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले सारी नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज होने के बाद फिर एजुकेशन सेस को इम्पोज किया जाता है, और एजुकेशन सेस से कलेक्ट हुआ सारा पैसा एजुकेशन पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता है। Last one is excise duty in case of clearances by export oriented units, EOU। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते क्या है? जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि ऐसे यूनिट्स जिनके सारे गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन वो इंडिया में अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, उनका सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है। So export oriented units are exempted from excise duty on excisable goods that they manufacture and don't sell in India। यानी कि मैन्युफैक्चर तो इंडिया में है पर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर सकते, उनका सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट ओनली। सो ऐसे जो यूनिट्स हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। उनके वो गुड्स जो वो इंडिया में नहीं बेच रहे हैं, सारे एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वो गुड्स एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड रहते हैं। ओके, EOU कैन इम्पोर्ट रॉ मटेरियल और कैपिटल एसेट विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। यानी कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अगर रॉ मटेरियल या कैपिटल एसेट इंपोर्ट करा रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी भी पे करनी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर मैन्युफैक्चर के टाइम पे उनको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, और जो कि उन्होंने इंडिया से ही खरीदा है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट से अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है GST तो पे करना होता है। क्लियर? उनको उस GST का भी क्या हो जाता है? रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो ना ही एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, ना ही कस्टम ड्यूटी, और GST का भी क्या मिल जाएगा? रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि इनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सारे जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होने चाहिए, इंडियन मार्केट में सेल नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। वैसे तो परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर उनको अपने कुछ प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचने हैं तो परमिशन लेके वो कुछ लिमिट तक अपने गुड्स लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। However, DTA clearance of finished goods covered under 4th schedule of Central Excise Act 1944, यानी कि उनके ऐसे गुड्स जो वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं और वो 4th शेड्यूल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंडर मेंशन है,
इस केस में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी क्या पे करना पड़ता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। क्लियर हुआ? अगर वो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब उनको पे नहीं करनी है, लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट्स वो डोमेस्टिकली सोल्ड कर रहे हैं तो अब उनको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी रहेगी। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बिजनेस लॉ से रिलेटेड फर्दर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।